चारों की जो चीज होती है वो उसका एनवायरनमेंट होता है। क्लियर है? अब ये एनवायरनमेंट जो है ये नेचुरल भी हो सकता है, जो एनवायरनमेंट है वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल कहने का मतलब है टेक्निकली मॉडिफाइड। अगर हम एक नेचर में रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि पहले का जो व्यक्ति था वो जंगलों में भी रह रहा है, पहाड़ों में भी रह रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा तो अब जो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में एसी, अगर गर्मी ज़्यादा है तो एसी में रह लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ह्यूमन है वो नेचर में तो सस्टेन कर ही रहा है, नेचर में सस्टेन करने के साथ साथ जो टेक्निकली मॉडिफाइड जो है उस वातावरण में भी क्या कर रहा है, खुद को वो सस्टेन कर रहा है। तो चाहे वो टेक्निकली मॉडिफाइड हो या नेचुरल हो, ये जो भी चीजें हैं सब उसका क्या है, सब उसका एनवायरनमेंट है, उसको उसी एनवायरनमेंट में रहना है। लेकिन एनवायरनमेंट में रहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं रह रहा हूँ। देखिए एनवायरनमेंट में रहने का मतलब है कि हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम किसी नेचर में रह रहे हैं, तो नेचर में रह रहे हैं तो सिंपल सी बात है जमीन में रहेंगे, तो इस जमीन से हमने क्या लिया, हैबिटेट लिया, तो कहीं ना कहीं हम इंटरेक्शन करते हैं। हैबिटेट के साथ क्या है, हम उसको एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम उसको पानी पी रहे हैं, हवा में सांस ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, एक तरह से हम इंटरेक्शन भी कर रहे हैं। इस बात को भी समझना है, इज इट क्लियर? यहाँ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन भी कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि अब जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके लिए भारत सरकार एक कंजर्वेशन एक्ट लाती है 1986 का। तो एनवायरनमेंटल जो है कंजर्वेशन एक्ट ये कहता है कि किसी भी लिविंग के चारों तरफ कोई भी चीज हो वो सब उसका क्या है, वो सब उसका एनवायरनमेंट। यहाँ तक तो एकदम कोई दिक्कत नहीं, इस कंजर्वेशन एक्ट को याद रखिएगा, हम इसे याद रखिएगा लिविंग के चारों तरफ। उसके बाद जब इसमें हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो कंपोनेंट की बात अगर हम इसमें करते हैं तो देखिए कंपोनेंट को भी हम दो तरह से देखते हैं। एक ऐसा देखते हैं जो लिविंग, जो क्या है, लिविंग है। लिविंग कंपोनेंट में देखिए हम और आप होते हैं, एनिमल होता है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है हम उसकी भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कीजिएगा, जैसे अगर हम और पशुओं की बात करते हैं तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम एक्वाटिक की बात नहीं करते हैं। कोई भी लाइफ, चाहे वो एयर का हो, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे वो लैंड का हो, वो सब आ जाता है आपके कंपोनेंट। इट इज क्लियर? जिसको हमने क्या बोला था, लिविंग कंपोनेंट कहा था। क्या कहा था? लिविंग कंपोनेंट। तो एक लिविंग कंपोनेंट होता है जिसमें मोशन है, जिसको आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं। उसी तरह एक नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है। तो जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है उस नॉन लिविंग कंपोनेंट को फिजिकल कंपोनेंट भी बोलते हैं। और इस फिजिकल कंपोनेंट में वो चीजें हैं जिसमें लाइफ नहीं है, लिविंग नहीं है, जो मूविंग नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ है। उसी में हमने क्या कहा, हमने लैंड की बात की, जमीन की बात की। अब जमीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जमीन से भी आपको समझना है कि वो सॉइल की बात कर रहा है, ये नहीं कि पूरा कुआं ही खोल दिया जाए। इज इट क्लियर? वो किसकी बात कर रहा है, सॉइल की बात कर रहा है। उस वक्त जिस हवा में हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो देखिए जब हमारे एटमॉस्फेयर में तो चारों तरफ एयर है, ये भी हमारा कंपोनेंट है। जिस पानी को हम पीते हैं वो भी हमारा कंपोनेंट है। तो ये सब क्या हो जाता है, ये सब कहलाता है आपका एक तरह का फिजिकल कंपोनेंट है जो लिविंग नहीं है। तो आपने फिजिकल कंपोनेंट, लिविंग कंपोनेंट देखा जो मैंने आपको लिखवाया। उस पर मैंने आपको एक एनर्जी कंपोनेंट की बात की थी। एनर्जी कंपोनेंट में मैंने लाइट की बात की थी, ठीक है। तो क्योंकि इस नेचर में जो अल्टीमेट सोर्स है वो सिर्फ क्या है, सन है, और तो कोई है नहीं, ठीक है। तो मैंने कंपोनेंट में किस कंपोनेंट के बारे में लिखवाया था, फिजिकल कंपोनेंट, सॉइल कंपोनेंट के बारे में लिखवाया था। तो सॉइल कंपोनेंट के बारे में जो आपने सॉइल चैप्टर में पढ़ाया था वो सारी चीजें हैं, बस हमें इकोसिस्टम के रूप से देखना है कि वो अर्थ का ऊपरी लेयर है जो सेडिमेंट लेयर है, ये लाइफ को क्या बनाता है, पॉसिबल बनाता है। इसी के बच्चों लाइफ को पॉसिबल बनाता है। और ये क्या करता है कि इस कंपोनेंट का अपना देखते हैं सॉइल बनता है कैसे, तो दो टर्म आप लोग को याद रखना है। जैसे मैंने एक वेदरिंग कहा था, दूसरा क्या कहा था मैंने, इरोजन कहा। तो वेदरिंग और इरोजन के थ्रू ये सॉइल कंपोनेंट बनता है। इसी तरह और कौन कौन सा कंपोनेंट का मैंने देखिए, सॉइल कंपोनेंट ठीक है, एयर, हाँ, तो जैसे सॉइल आपने लिखा, अब क्या नीचे एयर लिखे, एयर मतलब एक क्लाइमेट की बात कर दिया हमने, तो एयर की लिख करके डैश लिखेंगे, एयर लिख करके डैश लिखेंगे। तो एक बार समझ में क्या कीजिएगा कि जैसे आपने
बात करता है। क्लियर है? एयर किसकी बात करता है? एटमॉस्फेयर की ही बात करता है। इसका मतलब है कि जो हमारा अर्थ सरफेस है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर एयर भी है। ठीक है, इस बात को पहले आप लोग समझिएगा। इसमें लिखेंगे our earth is covered by our earth is covered मतलब समझ रहे? कवर घेरा। our earth is covered by atmosphere. our earth is covered by atmosphere. किसके कारण? हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर से कवर्ड है। किसके कारण? अगर मैं पूछूं किसके कारण? बोलिए कोई अरे गलत बोलेंगे तो मैं उसको सही बताऊंगा, इसमें क्या सोचना है इतना? किसके कारण कवर्ड है? किसके कारण? समझ में आया? मास्टर क्लास आपको चिल्ला कर नहीं तो आराम से समझाया कि इस अर्थ पर अगर मैं भी खड़ा हूं तो ऐसा नहीं सोचना है कि किसी का आशीर्वाद है, ऐसे सोचना है तो ये ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बता दिया है कि एटमॉस्फेयर अर्थ पर किसके कारण है? ग्रेविटी। समझ में? इस अर्थ पर कुछ भी है वो सब ग्रेविटी के कारण है। क्लियर है? लिखो, क्या लिखा आपने? एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड बाय, ठीक है? देखो, our earth is covered by atmosphere. एटमॉस्फेयर दूर नहीं, पास में लिखना और एक ही एस लिखना है, डबल एस नहीं लगाना है। वेरी गुड। इतना बड़ा मेरे को क्या करती तो याद रखिएगा कि हमारा एटमॉस्फेयर किससे कवर्ड है? सॉरी, हमारा किससे कवर्ड है? एटमॉस्फेयर से। और वो किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण। कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है? फिर लिखेंगे climate is a favorable condition for possibility of life. Climate is a favorable condition for the possibility of life. Climate is a favorable condition for the possibility of life. For the possibility of life. Climate is a favorable condition for the possibility of life. Okay. क्या आप मुझसे कोई बताएंगे कि हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है वो कितनी चीजों से मिलकर बना है? कितनी चीजों से मिलकर बना है बताइए। पहले तो सिंपल से ही बताया, आप बताइए। 10 पार्टिकल। बहुत अच्छा। मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी और एक गैस। लिखेंगे एटमॉस्फेयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ Atmosphere is combination of gases, humidity and dust particles. Gases, humidity and dust particles. And dust particles. फिर लिखेंगे gases make gases are important source of life for the living and also for photosynthesis, greenhouse effect, देखिए सीधी सी बात है, इस बात को समझिएगा कि जब एटमॉस्फेयर में एयर है तो आप एयर में सांस लेते हैं, लाइफ को पॉसिबल बनाता है, प्लस यही एयर क्या करता है आप देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बनाता है,
फोटोसिंथेसिस भी तो होता है, जिसमें वो पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो ये सब क्या है, जब तक एटमॉस्फेयर नहीं होता ये चीज़ें कभी भी पॉसिबल नहीं होती। तो एटमॉस्फेयर का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो इन चीज़ों को करके लाइफ को क्या बना देता है, पॉसिबल बना देता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको बस एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थोड़ा इसको एक समय सोचिएगा और आंसर दीजिएगा कि अर्थ पर मिलने वाला ओनली वन का मतलब हो गया सिर्फ एक। ये तो आपके दिमाग में बैठ गया, ओनली वन मतलब सिर्फ एक। तो आप मुझे ये बताइएगा कि अर्थ पर मिलने वाला ओनली वन सिर्फ एक नॉन कार्बनिक, क्या बोला मैंने, नॉन कार्बनिक लिक्विड, क्या बोला, नॉन कार्बनिक लिक्विड। मान लीजिए कभी इस तरह का एक पटांग क्वेश्चन आया कि बताइए इस अर्थ पर मिलने वाला ओनली वन नॉन कार्बनिक लिक्विड क्या है, तो क्या जवाब दिया जाए, समझ में नहीं आ रहा, बताइए। ऐसा क्वेश्चन एकमात्र है इस अर्थ पर, एकमात्र है नॉन कार्बनिक लिक्विड। क्वेश्चन फंसेगा तो देखिए पढ़ाना भी ये नहीं है, लेकिन ऐसी छोटी बातें आ जाएगी कि तुरंत क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है बच्चे, एक बात बताइएगा, इस अर्थ पर पानी तो है जो हम लोग सब लोग पीते हैं, ठीक है, पानी वाटर का एक केमिकल फॉर्मूला भी होता है, H2O। इसका मतलब इसमें क्या है, और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन। यानी वाटर किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो क्या इसमें कार्बन है, इसका मतलब ये नॉन कार्बनिक हो गया। तो बताइए अर्थ पर ओनली वन नॉन कार्बनिक लिक्विड क्या है, लिख लीजिए, इतना सोच रहे हैं, वाटर लिक्विड गैस दीजिए, वाटर लिक्विड गैस दीजिए, समझ में आया? एक पानी पी के बैठ रहे हैं आप लोग, बता दूंगा। तो ये जो पानी जो पी रहे हैं आप लोग रोज कर रहे हैं आरओ से मशीन से, वो ही क्या है, एकमात्र नॉन कार्बनिक लिक्विड। वाटर लिक्विड लिखेंगे, वाटर इज कंसीडर्ड इन हाइड्रोस्फीयर, वाटर is considered in hydrosphere, water is considered in hydrosphere, water is considered in hydrosphere। तो वाटर किसमें कंसीडर किया जाता है, हाइड्रोस्फीयर। ये चीज क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर। फिर लिखिएगा वाटर इज ओनली वन नॉन कार्बनिक लिक्विड, वाटर इज ओनली वन नॉन कार्बनिक लिक्विड, water is only one non-carbonic liquid found on earth, non-carbonic liquid found on earth। तो प्लीज सभी लोग इस बात को याद रखिएगा कि इस धरती पर जो वाटर है, जल, पानी, लिक्विड, यही एकमात्र नॉन कार्बनिक लिक्विड है। इमेजिन कीजिए, जैसे मान लीजिए कि पानी के दूसरे चीज, जैसे मान लीजिए जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है, देखिए तो सब में कार्बनिक होता है। आपको एक चीज बता देता हूँ कि जिसमें वो बबल्स बनते हैं वो क्या होता है, CO2 गैस से तो भरा जाता है। क्या होता है वो, CO2 गैस। और एक जीएस का और एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, जैसे रोटियां जब हम बनाते हैं तो रोटी फूल जाती है, उसमें कोई बिना गैस के तो रोटी नहीं फूलेगी। कौन सी गैस होती है जिसमें रोटी फूलती है, तो उस रोटी के अंदर कौन सा गैस होता है, CO2। कौन सा गैस होता है, CO2। इसीलिए ठीक। अच्छा एक और मेरे को जीएस का क्वेश्चन ऐसे ही याद है, रास्ते से कल गुजर रहा था तो मैंने कुछ देखा, यहाँ वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पीछे जाते हैं तो वो रॉड काट रहे थे मशीन से, तो स्पार्किंग बहुत तेज होती है। एक मेरा क्वेश्चन है, इस स्पार्किंग से जलता क्यों नहीं कोई, एक ऐसे देखिए जीएस का साइंस का क्वेश्चन है, मैंने सोचा था कल वैसे क्लास में डिस्कस करूंगा। सभी लोग याद रखिएगा, ये जो स्पार्किंग है इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। याद रखिए 100 डिग्री सेल्सियस बहुत बड़ी बात है, तुरंत आग लग के सब कुछ खत्म हो जाएगा।
लेकिन उस चिंगारी से जो वर्कर काम करता है लेकिन वो भी नहीं जलता। चिंगारी तो उसमें भी पड़ती है लेकिन वो नहीं जलता। इससे आग क्यों नहीं लगता? इसका एकमात्र आंसर सब लोग याद रखिएगा, मास नहीं होता। क्या नहीं होता? मास। यानी वो स्पार्किंग का मास इतना कम है कि वो आग नहीं लगा पाता। अगर उसका मास होता तो वो आग लगा देता तुरंत। तो इस चीज को याद रखिएगा कि स्पार्किंग से आग क्यों नहीं लगती। तो सीधा कहेंगे कि इसका मास क्या होता है? कम, नहीं तो आग लगती। ठीक है, ऐसे इंक्रीज था तो मैंने आपको सोचा कि इसको डिस्कस करूंगा, तो उसको याद रखिएगा। अच्छा हाँ, तो इस बात को आप समझ गए। आप एक मात्र नोट कर लिक्विड फॉर्म में हमारे यहाँ क्या बोलिएगा आप? वाटर बोलिएगा। यहाँ पर तो एकदम सब क्लियर है। ठीक, अब हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या समझे आप लोग? कोई बताएगा? मैंने सब पढ़ा दिया है लेकिन मैं इसलिए रिकॉल करा रहा हूँ ताकि ये चीजें आपको आगे बढ़ने में मदद करें। आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा हाइड्रोस्फीयर से क्या समझते हैं? हाँ बताइए, क्या समझती हैं आप? एक्वाटिक। क्या समझती हैं? जो एक्वाटिक। जो एक्वाटिक। और भी कुछ बोलना चाहेंगे? क्या होता है हाइड्रोस्फीयर? व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? तेज बोलते हैं तब तक सुन पाऊंगा। क्या होता है? व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? चलिए लिखिए तक मैं समझ गया। लिखिए, हाइड्रोस्फीयर मींस Hydrosphere means all forms of water on earth, all form of water on earth, all form of water on earth, like ocean, sea, river, lake, pond, well समझते हैं आप लोग? कुआं, कोई कूदेगा नहीं। well, ice समझते हैं? बर्फ, आइस याद रखिए, वो भी पानी का जमा हुआ फॉर्म है। हो गया है कुछ बाकी? इसके अंडरग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर नहीं, अंडरग्राउंड वाटर। सही कहा आपने, अंडरग्राउंड वाटर लिखिए, अंडरग्राउंड वाटर। फिर और कुछ या हो गया? देखिए जमीन के ऊपर हो गया, जमीन के अंदर हो गया, और कुछ है? रेनफॉल तो आसमान से क्या? एकदम सटीक जवाब क्या होता है? वेपर। लिखिए ह्यूमिडिटी, फुल स्टॉप। समझ में आया? एक बात याद रखिएगा बच्चे, हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है इस धरती पर जो भी पानी का फॉर्म हो, चाहे वो आपके हवा में हो, चाहे वो जमीन के अंदर हो, कुएं में हो, तालाब में हो, समंदर में हो, कहीं पर भी हो, हम सीधा क्या बोलेंगे कि ये हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, यहाँ पर एक चीज है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमारा अर्थ है, ठीक है, जिसका कोई अर्थ नहीं। इस अर्थ पर ओशियन है, सी है, रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, अंडरग्राउंड वाटर है, आइस बर्फ है, और ह्यूमिडिटी। क्या है? ह्यूमिडिटी। कोई दिक्कत नहीं, यही चीज है। तो चलिए इमेजिन करते हैं कि ये सारी चीजें जो है हमारे नेचर में है और पानी के फॉर्म में। ओके, आप इसको इसी को हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रोस्फीयर। तो मान लेते हैं कि हाइड्रोस्फीयर में पानी का परसेंटेज 100 है। कितना है पानी का परसेंटेज? 100। एक इमेजिन कीजिए कि 100% पानी है,
उसी 100% पानी में ही अलग अलग रूप में सब है। ठीक है, तो मेरा आपसे कहना है कि जो क्वेश्चन है ये जो 100% है ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर ये क्वेश्चन आया कि ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है तो आप क्या जवाब दीजिएगा? क्या है? वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसके अलग अलग रूप हैं। लिखेंगे द क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ, द क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ, द क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ, the quantity of water on earth is constant, is constant. The quantity of water on earth is constant or same, or same, ऐसे है या बराबर और सेम। समझ में है? पढ़े लिखो, जब तुम्हें यहाँ साफ साफ लिख रहा हूँ कि अर्थ पर पानी की मात्रा अगर 100% है तो एक मात्रा बता दिया, 100 तो 100 ही बोलेंगे, तो फिर कांस्टेंट ही होगा। यहाँ सर आप जो 100 का है वो 100 ही। आई बात समझ में? तो इस बात को सभी लोग याद रखिएगा। क्लियर है कि आपको नेचर में अगर 100% पानी दिया है तो वो कांस्टेंट है, कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। इसका मतलब इस 100% में ही पानी का रूप क्या है? बदल रहा है, और इसी को आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। लिखिए, समझ में आया? लिखेंगे द फॉर्म ऑफ वाटर चेंजेस, द फॉर्म ऑफ वाटर चेंजेस इन the form of water changes, the form of water changes, which is considered hydrological cycle, which is considered hydrological cycle, which is considered hydrological cycle, which is considered as hydrological cycle। समझ में आया? इस बात को सभी लोग याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन को कैसे समझना है कि धरती पर जो भी पानी की मात्रा है, ठीक है, थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझिएगा कि धरती पर जो भी पानी की मात्रा, ओके, वो सभी की सभी मात्रा क्या है? अपने आप में कांस्टेंट है। कहने का मतलब है कि नेचर ने जितना आपको पानी दिया है वो वही है, उस पानी में कोई वेरिएशन नहीं है। तो पानी की मात्रा क्या है? कांस्टेंट है। उसी का अलग अलग रूप में वेरिएशन होता है, वही चेंज होता है। एनसीईआरटी की बुक कहती है कि अगर आप हो सकता है कि कटोरे में एक प्याले में पानी भर के बाहर फेंक दें तो वो पानी भी वेपोराइज्ड होती है, और हो सकता है कि साउथ अमेरिका के किसी खेत में बारिश में बड़ी पानी गिरे। इसका मतलब है कि एक चम्मच पानी हो, चम्मच समझते हैं, स्पून, गुड, चाहे वो एक चम्मच पानी हो या पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन, हो सकता है उस पैसिफिक ओशियन का ही पानी उस चम्मच में और उस चम्मच का पानी ही बारिश का पाठ बनकर पैसिफिक ओशियन में गिरे। इसलिए पानी जो है नॉन कार्बनिक लिक्विड है, अर्थ पर इसकी क्वांटिटी कांस्टेंट है, इसी का डिफरेंट रूप में चेंजेस होता है। इसी चेंजेस को आप क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। चैप्टर इट इज क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इसी को मैं पानी के अंदर देखूं तो मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए कि मेरे पास कोई झील है, सिर्फ मानना है, झील समझते हैं आप लोग? लेक, पहाड़ के पीछे एक छोटा सा लेक लिखा है मैंने। तो मान लीजिए कि एक झील है, तो उस झील के अंदर लाइफ होगी या नहीं होगी? होगी। लाइफ का मतलब ये मत सोचिए कि सर वेल मछली तो नहीं तैरती, मैंने वेल मछली की बात होती नहीं। मछली हो गया, छोटे छोटे प्लांट वेजिटेशन भी तो होते हैं पानी के अंदर, उसको भी तो लाइफ कहते हैं। तो मैं बिना पढ़ाई एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि उस पानी के अंदर लाइफ के लिए कौन सा फैक्टर लिमिटिंग है? लिमिटिंग मतलब लिमिट बनाती है, सीमा बनाती है, बॉर्डर बनाती है। तो मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसी झील में या गहरे झील में कौन सी चीज लाइफ के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर है? कौन सी चीज लाइफ के लिए क्या है? एक लिमिटिंग फैक्टर है।
लिखिए। ये कोई बात थोड़ी है, एक आंसर तो रहना चाहिए। लिखिए इन अ डीप लेक, लिखिए इन अ डीप लेक, इन अ डीप लेक or lake with carbonic matters, in a deep lake or lake with carbonic matters, lake with carbonic matters, वो सड़े गले अंश नहीं होते हैं, carbonic matters in a deep lake or lake with carbonic matter, oxygen is the limiting factor here. ताकि आप एक आंसर दे रहे हैं, एकदम सेटिंग जाओ, याद रखना है ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग फैक्टर, ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग फैक्टर, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इन अ डीप सी, इन अ डीप सी ऑलवेज ऑक्सीजन इज अ लिमिटिंग फैक्टर, वरना पता चले कि पूरे झील में सिर्फ मछलियां ही तैरने लगी, ऑक्सीजन ही चाहिए ना, ऑक्सीजन ही तो चाहिए। तो अगर मान लीजिए जिस तरह जमीन पर ऑक्सीजन है तो हम सारे भटक रहे हैं, मुंह उठाए क्योंकि ऑक्सीजन है। अगर मान लेते हैं कि जमीन पर ऑक्सीजन कम होती तो फिर इतना तो हम नहीं भटकते, वहीं खड़ा रहते जहां पर ऑक्सीजन मिल रहा है। एक पता चला पेड़ के ऊपर खड़ा है, कुछ नहीं सर तो ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है भाई, तो इस बात को याद रखना है कि अगर आप डीप सी में चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, डीप सी में चले जाएंगे, तो जब भी आप डीप सी में या झील में जाते हैं तो देखिए इसके अंदर भी तो लाइफ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो भी पानी के अंदर होता है डिसॉल्व फॉर्म में, क्या डिसॉल्व फॉर्म में, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल to get the oxygen from surface to the bottom, it is not possible, so always oxygen is the limiting factor in a lake, इसीलिए किसी भी लेक में आप देखिएगा अगर मछलियां फिशेस होती भी हैं तो एक कुछ ऊंचाई तक ही होती है, वो ज़्यादा गहराई तक नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन एक लिमिटिंग फैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए जो फिशरमैन होते हैं, वो मछली पकड़ने वाले जो लोग होते हैं, वो जाल फेंकते हैं ऊपर की तरफ ही, तो फिर उसी को तो खींचते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पहले दो लोग डुबकी मार रहे हैं नीचे जा रहे हैं जाल लेकर, हाँ और ऐसा भी नहीं है कि कोई वो बंसी, जो बंसी बोलते हैं ना, क्या वो जो मछली मारने का जो स्टिक होता है, वो बंसी लेकर खुद अंदर कूद रहा है, हाँ थोड़ा सा शक हुआ मेरे को, तो अब ऐसा नहीं खुद ही कूद गया कि आज तो मछली मार के नहीं निकलेंगे, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर। अब ये ऑक्सीजन आता कहाँ है से है पानी में, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन पानी में कहाँ से आता है तो क्या बोलिएगा? सबसे पहले तो ये डिसॉल्व होता है, और भी कहीं से आता है क्या? अगर पूछा जाए और भी कहीं से आता है बताइए। याद रखना ऑक्सीजन, आपको पता है धरती पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा कारण ये ग्रीन प्लांट्स भी हैं, CO2 लेकर क्या देते हैं आपको, O2 देते हैं, यानी पौधों में खूबी है वो O2 का एमिशन करते हैं। तो अगर इस झील की बात करें, अगर इस झील में कोई पेड़ और पौधे होंगे लेक में, तो क्या वो ऑक्सीजन का एमिशन नहीं करेंगे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो ये भी करेंगे, लेकिन याद रखिए ऑक्सीजन तो लिमिटिंग फैक्टर है, इसलिए उतने ही पौधे होंगे जितना वो ऑक्सीजन मिल रहा है उनको, और फिर वही रिलीज क्या कर देंगे, ऑक्सीजन ही रिलीज करेंगे। समझ में आया ना? लिखेंगे कि इन अ लेक ऑक्सीजन इज फाउंड, इन अ लेक ऑक्सीजन इज फाउंड इन डिसॉल्व्ड, ऑक्सीजन इज फाउंड इन डिसॉल्व्ड कंडीशन, oxygen is found in dissolved condition by the air and photosynthesis, by the air and photosynthesis, by the air and photosynthesis, by the air and photosynthesis,
बाय द एयर एंड फोटोसिंथेसिस। तो हमने ये देखा कि पानी में जो ऑक्सीजन आ रहा है तो एक तो वो एटमॉस्फेयर का डिसॉल्व फॉर्म है और दूसरा मैंने क्या कहा कि जो पेड़ पौधे हैं वो ही क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तभी जाकर के पेड़ पौधों में क्या होता है ऑक्सीजन होता है। देखिए एक दो क्वेश्चंस अजीब अजीब तरह के आए हैं, जैसे यूट्रोफिकेशन क्या है, ऐसे ऐसे कुछ टर्म्स आएंगे जो मैं आपको समझाते चलूंगा। अच्छा एक चीज मैं बार बार भूल जाता हूँ, मैं आप लोगों को याद दिला दूं, प्लीज आप लोग सभी लोग याद रखिएगा। क्लास 12 की एनसीईआरटी की बायोलॉजी की बुक है, क्लास 12 की एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक है। उस बायोलॉजी के बुक में 4 चैप्टर हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। किससे? एनवायरनमेंट से। आपको उस चैप्टर्स को भी कवर करना है, इज इट क्लियर? उससे क्या होगा कि आपके उधर से भी कुछ बेसिक्स होते जाएंगे, तो उस चीज को आप लोग नहीं भूलिएगा, दैट्स योर होमवर्क। ओके चलिए यहाँ पर ये बात आप समझ चुके हैं। क्या आप लोग लिटोरल जोन, लिग्नेटिक जोन, एबाइसल जोन ऐसी चीजों को जानते हैं? कुछ हमें ऐसी चीजों को सीखना है जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन हम पहले क्या करेंगे, कंपोनेंट को सीखेंगे। तो चलिए पहले अभी आपको वो कंपोनेंट सिखाया है, कौन सा कंपोनेंट? फिजिकल वाला, वो तो करा था मैंने, ठीक। दूसरा कंपोनेंट क्या है देखिए, ऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट लिख के कैसे देंगे? और बायोलॉजिकल कंपोनेंट, एक कंपोनेंट एक नॉन लिविंग बनाया था जिसको फिजिकल बोला था, फिर लिविंग कंपोनेंट का था। तो अब लिविंग कंपोनेंट लिख के कैसे देंगे? आपको लिख पाया था 3 तरह के कंपोनेंट, उसी में देखिए अब लोग एक ही कंपोनेंट का है फिजिकल वाला। अब लिविंग कंपोनेंट कर देंगे और उस लिविंग कंपोनेंट को कवर कर देते हैं, लिविंग कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट, फिर लिखिएगा बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। तो चलिए इसको समझते हैं कि लिविंग कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट क्या कितने हैं लिविंग कंपोनेंट? अभी बताया था आपको बार-बार, जैसे प्लांट्स बताया था, एनिमल बताया था और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताया था। तो पहले लिख लीजिए प्लांट, प्लांट लिख के कैसे लिखिए, इसको धीरे-धीरे समझना शुरू करें। पहले प्लांट लिख के कैसे लिखिए, प्लांट लिखिए, plants are very important component, plants are very important component because they produce biotic matters and also consume by themselves कहने का मतलब है, ध्यान से समझिएगा, जो पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाते हैं? अपना फूड ही तो बनाते हैं। तो उसी को मैंने क्या कहा, बायोटिक मैटर्स है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर बोल लीजिए, लिविंग मैटर बोल लीजिए, बायोटिक मैटर बोल लीजिए, न्यूट्रिएंट्स, उसको आप न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं। तो ये मैटर बनाते हैं, तो ये बनाते हैं तो उसका खुद भी तो कंज्यूम करते हैं, क्योंकि पौधे जब अपना भोजन खुद बनाते हैं तो फिर उसको कंज्यूम भी करते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, प्राइमरी जो है ये प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। तो जब ये पौधे अपना भोजन खुद बनाकर खुद एक्सेप्ट भी करते हैं, तो क्या ये अपने तक सीमित रहता है या हम आप भी इनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं? देखिए इसको समझिए, जैसे हम ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं तो क्या हम डिपेंड नहीं हो गए? पेड़ पौधे अगर फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं उसी को तो हम खाते हैं, अगर वो नहीं बनाते तो फिर क्या खाते? फिर तो जड़ उबाल कर पीते हैं। समझ रहा है? लिखिए all the including human
all the animal including human, all the animals including human and microorganism, all the animal including human and the and the microorganisms depend upon plant directly or indirectly, depend upon plant directly or indirectly, depend upon plant directly or indirectly, यानी आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। सीधी सी बात है। तो याद रखिएगा, जैसे मान लेते हैं, इसको इस तरह भी सोचिए कि हम जो घास वगैरह या साग सब्जियां खाते हैं, वो एक तरह से हम उनका बनाया हुआ फूड ही तो खाते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई एनिमल हो, जो घास वाले जो जानवर होते हैं, जो घास खाते हैं, इसका मतलब वो भी उन्हीं पे डिपेंड है, और उसके बाद हम घास वाले को खा जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक फूड चेन बन गया। तो ऐसा तो नहीं कि हम बकरी को बोलते हैं कि पहले तुम खा के आओ। आगे देखिएगा, प्लांट्स, आगे लिखिएगा प्लांट्स makes possible, plant makes possible to the transferring of such nutrients, among the different component, of environment, among the different component of the environment, इसका मतलब क्या है, अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या कभी न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर पॉसिबल होता? जैसे मैंने अभी आप लोगों को क्या एग्जांपल दिया है कि जब तक पेड़ पौधे अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो घास नहीं बनता, कभी पेड़ नहीं बनता, झाड़ियां नहीं बनती। उसी को खाने के लिए घास वाले सब लोग आ जाते हैं, फिर घास वाले को खाने के लिए बड़े जानवर आ जाते हैं, लाइक लायन, फिर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी तो होते हैं, उनको खाने के लिए भी लिजर्ड्स वगैरह ये चीजें होती हैं। तो आप सर सोचिए, अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या कभी ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका ट्रांसफरिंग कभी हो पाता नेचर में? ठीक, हम जो ह्यूमन है, हम लोग क्या है, हम लोग कंज्यूमर है, हम लोग प्रोड्यूसर है। ऐसा तो थोड़ी है हम लोग अपना खाना खुद बनाते हैं। मेरे कहने पर ये भी नहीं सर हमारे घर में तो गैस वो बात मैंने नहीं कहा। या आप इंडक्शन चूल्हा पे खाना बनाते हैं या चाय पत्ती चीनी पानी पीकर आप इंडक्शन चूल्हे पे बैठ जाए, वो अलग चीज है। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा सीधा कहने का मतलब ये होता है बच्चे कि हम लोग पेड़ पौधे की तरह तो नहीं बना सकते। तो पेड़ पौधों को क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉफ्स। इसका मतलब है जो अपना खाना खुद बनाएगा उसी को क्या कहा जाएगा? ऑटोट्रॉफ्स। लिखेंगे प्लांट्स या ऐसे लिखिए, ग्रीन प्लांट्स में लिख सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड by themselves. Green plants make their food by themselves, hence called autotrophs. Autotrophs, autotrophs, TROPHS, autotrophs. Okay, ऐसा। ऑर्गेनिज्म लिख के टेस्ट दीजिएगा तो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लाइफ, कोई भी लाइफ हो सकता है। ऑर्गेनिज्म लिख के टेस्ट दीजिए, ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव, लाइफ, कोई भी लाइफ। तो पेड़ पौधे भी ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, अब लिखेंगे कि ऑर्गेनिज्म हमेशा दो तरह का होता है। कितनी तरह का होता है? दो तरह। लिख लीजिए, there are two types of organism, autotroph and
autotrophs and there are two types of organism, autotrophs and बताइए आपको अभी क्या सीखा है? ऑटोट्रॉफ्स का मतलब है जो अपना खाना खुद बनाए। तो एक वो होता है जो अपना खाना खुद बनाता है और दूसरा वो होता है जो खाना बन जाने के बाद पहुंच जाता है खा जाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? हेट्रो का कहां वर्ड तो होमो हेट्रो है। वेरी गुड, वैसे बात जो दूसरे पे लिखा होता है वो होता है पैरासाइट। लिखिए लिख लीजिए एंड ऑटोट्रॉफ एंड पैरासाइट, ऑटोट्रॉफ एंड पैरासाइट। ये देखो क्या वर्ड है, मैं भी सोच रहा कहां से आ रहा है। ठीक है, पैरासाइट। उसको लिखिएगा ऑटोट्रॉफ्स make their food, autotrophs make their food, autotrophs make their food like लिखिए, जो एग्जांपल दूंगा उसको रटे रहिएगा। लिखिए लाइक साइनोबैक्टीरिया, लिखिए साइनोबैक्टीरिया, डैश लिखिए उसके आगे छोटा सा डैश देके लिखिए ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, तो लिखेंगे साइनोबैक्टीरिया डैश ब्लू ग्रीन एल्गी make food by itself, makes food by itself in the presence of। चलिए अभी एक आंसर आप पर छोड़ दिया। मैंने क्या बोला आपको कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, क्या बोला मैंने अभी आपको? ब्लू ग्रीन एल्गी अपना भोजन खुद पकाते हैं, अपना भोजन खुद पकाते हैं इन प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में ये फूड पकाते हैं? इतनी बड़ी गलती, आप लोग भूल गए कि जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तभी खाना बनता है, और फोटोसिंथेसिस हमेशा एक ही चीज के प्रेजेंस में होता है और उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। आप सनलाइट के चक्कर में पड़ गए, जबकि मेन कंपोनेंट क्या है? क्लोरोफिल। समझना है? लिखिए इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो लिख ही लेंगे, कैसे लिखना? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। आगे समझ में? ठीक, फिर कॉमा दीजिए। दूसरा एग्जांपल, एक एग्जांपल है जिसका नाम है एलाइजा क्लोरिटिका। क्या नाम है? एलाइजा क्लोरिटिका। लिखिए एलाइजा क्लोरिटिका, एलाइजा क्लोरिटिका, एलाइजा क्लोरिटिका। पहले समझ लीजिए कि एलाइजा जो क्लोरिटा है ये भी अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन ये एल्गी से क्लोरोफिल लेता है। लिखेंगे एलाइजा क्लोरिटिका also makes its food to take chlorophyll from algae, to take chlorophyll from
इसका मतलब है कि ये जो एलाइजा क्लोरोटिका है ये भी अपना खाना क्यों बना लेता है, लेकिन ये किससे क्लोरोफिल लेता है? एलिन से। और जानते हैं ये कैसा दिखता है एलाइजा क्लोरोटिका? ये एक तरह का, अच्छा आप लोग घोंघा समझते हैं? घोंघा स्नेल, स्नेल का सुंदर सा प्यारा सा होता है जो चलता है, गेड़ा, गेड़ा। तो यहाँ देखिएगा ये जो घोंघा होता है एक्चुअली इसको आलसी भी बोलते हैं, लेजी। तो ये एक तरह का घोंघा है और ये समुद्र में मिलता है। तो आप उसके ब्रैकेट में लिख लीजिए सी स्नेल, सी स्नेल ब्रैकेट में लिखिए सी स्नेल, एक तरह का समुद्री घोंघा है, सी स्नेल, SNAIL, सी स्नेल, सी स्नेल। ठीक है, फिर पॉइंट बना लेंगे, पॉइंट बना के लिखिएगा कि पैरासाइट क्रिएचर depends upon other creature for food. Parasite creature depends upon other creature for food. ठीक है, फूड के लिए क्या करते हैं? दूसरे क्रिएचर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, फिर लिखिएगा there are three types, मतलब इनके तीन टाइप हैं। there are three types। पहले टाइप लिखिएगा सैप्रोफाइट, SAPRO, सैप्रोफाइट, PHYTE, सैप्रोफाइट, सैप्रो, SAPRO, PHYTE, सैप्रोफाइट। लिख के डैश दीजिएगा। ठीक है, सैप्रोफाइट में डैश देके लिखिएगा they get their food in the form of carbonic compound, in the form of dissolved carbonic compound। लिखिए, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, they get their food, ठीक है, in the form of dissolved carbonic compound, ठीक है, by the dead creature, by the dead plant and animal, by the dead plant and animal। इसको समझिए। मान लीजिए कि आप क्या कीजिए, सड़क के किनारे सपोज किसी एनिमल की बॉडी है या पेड़ पौधे जब सड़ते हैं, तो जब वो सड़ते हैं तो गलने लगते हैं ना, लिक्विड फॉर्म में आने लगते हैं। तो क्या होता है कि उनके भोजन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कमजोर होती है, वो सिंपल हो जाता है। तो बहुत छोटे छोटे कीड़े उस पर बढ़ जाते हैं। तो ऐसे भी कीड़े होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जो आप नहीं देख सकते खुली आंखों से। तो वो जब वो लिक्विड बनते हैं तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कमजोर होती है, तो उसे लिक्विड फॉर्म को ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसी को बोला गया है सैप्रोफाइटा। क्या बोलते हैं इसको? सैप्रोफाइटा। तो इस चीज को याद रखिएगा कि जो सैप्रोफाइट है जनरली वो डेड से अपने भोजन को लेते हैं। किससे लेते हैं? डेड से। कोई मरी हुई चीज, तभी ये मरी चीज सड़ेगी। अगर ये नहीं सड़ेगी तो नेचर में हमेशा ऐसे ही रह जाएगा। तो नेचर में हर एक को अपनी ड्यूटी मिली हुई है कि आप कैसे इस चीज को खत्म करेंगे, वरना इस तरह से ये बॉडी पड़ी ही रह जाएगी। समझ में आया? और देखिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर एनिमल की डेड बॉडी पड़ी रहती है तो हम ह्यूमैनिटी शो करें या उसको साइड करें, तो हम ह्यूमैनिटी छोड़ते हैं। तो फिर ये नेचर इसको साफ करेगी, नहीं तो कौन आ रहा है साफ करने के लिए? क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, मतलब तीन टाइप का है। पहला है सैप्रोफाइटा, दूसरा लिखिएगा पैरासाइट्स। अच्छा, एक चीज क्लियर कीजिएगा, जैसे मैंने ऑटोट्रॉफ का जो अपोजिट कहा था, तो आप लोगों ने एक वर्ड यूज किया था हेटेरोट्रॉपिक, यही वर्ड यूज किया था। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मान लीजिए अगर ऐसा कोई वर्ड है तो इसको तो हमें जानना चाहिए।
तो नेट पर कोई देखिए तो ऑपोजिट ऑफ ऑटोट्रॉप ऐसे बोलते हैं ना, उल्टा। ऑटोट्रॉप का उल्टा क्या होता है? अगर मान लीजिए ऐसा कोई वर्ड है तो नॉलेज में होना चाहिए ना, फिर किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऑपोजिट ऑफ ऑटोट्रॉप्स, गुड। देखिए आपने आया ना बच्चे, तो फिर इसलिए कहा ना नजरअंदाज नहीं कीजिए। वहां पर जो आपने पैरासाइट लिखा उसके ब्रैकेट में हेटेरोट्रॉप लिखिए, क्योंकि देखिए आप बोले मैंने भी उसको केयर किया, लेकिन मैंने नहीं केयर किया, मेरे दिमाग में था कि नहीं इसको केयर कीजिए, हेटेरोट्रॉप लिखिए। वहां पैरासाइट गलत नहीं लिखा आपने, ब्रैकेट में क्या लिखिए? हेटेरोट्रॉप, ठीक है, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप। चलिए वापस फिर यहाँ पे लौटिए। अब लिखा आपने पैरासाइट। देखिए पैरासाइट भी क्या होता है, अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड होता है। लिखिए इसमें लिखिएगा कि पैरासाइट, लिख के कैसे दे दीजिए, लिखिएगा such creatures, comma, depends upon other for food, depends upon other for food, ठीक है। तो देखिए यही होते हैं पैरासाइट, जो अपने फूड के लिए क्या करते हैं, दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। क्लियर है? जैसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी होते हैं, देखिए जैसे कुछ क्रीमीज होते हैं, आप केयर कीजिएगा जल्दी छोटे बच्चों के क्रीमीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रीमीज है ये क्या है, तो पैरासाइट है। आपकी जो पेट है, हाँ इसमें 10,000 किस्म के तो कीड़े हैं, कितने? कम से कम 10,000। इस चिड़िया कोलाई, ई कोलाई उसको बोलते हैं। 10,000 अगर ये नहीं होते तो आपके फूड जो भोजन है वो कभी नहीं पचता। तो याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में, हमारे सिर्फ पेट में 10,000 तरह के कीड़े मकोड़े पड़े हुए हैं और हम आराम से चल रहे हैं स्वतंत्र नागरिक की तरह। अगर ये 10,000 कीड़े नहीं होते तो फिर खाना नहीं पचता भोजन में, समझ में आया? याद रखिएगा। और इसी का नाम है ई कोलाई। क्या? ई कोलाई। आप इसको बाद नेट पे देख सकते हैं क्या हमारे पेट में जो इंटेस्टाइन है, क्या इसमें कीड़े मकोड़े पड़े हुए हैं, वो सब दिखा देगा, कुछ तो भैंस के साइज के। नेक्स्ट देखिए होलोजोई। तीसरा टाइप लिखिए होलोजोई, HOLOZOIC, होलोजोई। देखिए such animals who takes food by the mouth, like big animals, यानी वैसे लोग जो अपने भोजन को क्या करते हैं, अपने मुंह से खाते हैं। इट इज क्लियर? उसमें बड़े जानवर आ जाएंगे, जैसे लिख लीजिए एलिफेंट, काऊ, कैमल एक्सेट्रा। ठीक, चलिए ये देख लिया आपने। अब तो एक तो प्लांट हो गया, फिर एनिमल हो गया, और कौन हो गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख के डैश दीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख के डैश दीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख के डैश दीजिए। अब आप लोगों से एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे यकीन है कि आप लोग जवाब नहीं देंगे। मेरा क्वेश्चन है, ये जो नेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो नेचर में साफ सफाई का काम करते हैं, एक्चुअली इसको बोला क्या जाता है मेन साइंस की भाषा में या एनवायरनमेंट की भाषा में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या बोला जाता है? बैक्टीरिया। नहीं, आपने गलत नहीं कहा, बैक्टीरिया तो नहीं, लेकिन ये मेन क्या कहे जाते हैं, जो ओरिजिनल इनके लिए वर्ड होता है, जो साफ डिकम्पोजर। क्या बोला आपने? डिकम्पोजर। एकदम सटीक जवाब। लिखिए, बहुत बढ़िया, मास्टर क्लास टू शॉर्ट, बहुत अच्छा। डिकम्पोजर लिखिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर decomposers because
they decompose, because they decompose, because they decompose the body of living, because they decompose the body of living, यानी लिविंग के बॉडी को ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। भूलिएगा नहीं, बॉडी को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, इसीलिए इनको डिकम्पोजर कहा जाता है। और डिकम्पोज कैसे करते हैं, यही तो सड़ा देते हैं, ये क्या करते हैं, सड़ाते हैं, गलाते हैं और डिकम्पोज करते हैं। लेकिन इस सड़ाने गलाने में पता है क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स को सिंपल बना देते हैं। क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाते हैं। लिखिएगा कि दे make the body rotten, rotten बोलते हैं ना सड़े हुए को, they make the body rotten, they make the body rotten and also get food, they make the body rotten and also get food, and also get food, and also get food, okay। उस पर लिखेंगे they transform the complex in simple, they transform the complex in simple form, they transform the complex in simple form, like mycobacteria, like mycobacteria, like mycobacteria, like mycobacteria। और भी कुछ बोले, लाइक माइक्रोबैक्टीरिया है, क्या बोला अभी आपने, फंगस, एकदम सही, एंड फंगी, FUNGI, फंगी। एक बात याद रखिएगा, इस समानार्थक कराने में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो माइक्रोबैक्टीरिया के साथ फंगस भी होता है। क्या होता है, फंगस। क्या आप में से कोई फंगस खाते हैं? नहीं, क्योंकि मुझे लगा था कि आप ऐसे जवाब, मशरूम, एकदम सटीक जवाब। मशरूम क्या है, 100% फंगस है। समझ में आया, मशरूम क्या होता है, वो फंगस होता है, वो फंगस ही खाते हैं। और याद रखिए फंगस नहीं होता, क्योंकि आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि जैसे नहीं होता है एस्थमा, किसी को सांस फूलने की जो बीमारी नहीं होता, सफोकेशन, यही है फंगस। आपके फेफड़े में फंगस लग जाता है तो फेफड़े को ऐसे क्लोज करता है, जिसको साइंस की भाषा में बोलते हैं एस्परजिलस फ्यूमेटिक। क्या बोलते हैं, एस्परजिलस फ्यूमेटिक बोलते हैं। तो ये जो फंगस लग जाएगा तो इससे क्या होगा कि चेस्ट का वो खुलना नहीं होता। तो जिसको हम एलर्जी की प्रॉब्लम बोलते हैं, अचानक मौसम बदलता है तो दिक्कत होती है, वो यही चीज है। और फंगस मरता नहीं, तो इसकी जो इंग्लिश जो मेडिसिन होती है वो बस उसको कंट्रोल रखता है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं कर पाता। यही चीज है, एक बार फंगस लग गया तो ऊपर बात कर देता है। आप क्या कीजिएगा कि जनरली कभी खाने पीने की चीजें बारिश के दिनों में बाहर रह जाती हैं तो उसके ऊपर कुछ एक कवर सा लग जाता है कॉटन रूल की तरह, वो सब फंगस होता है। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, कोई नहीं चाकू से ऐसे खुरच देंगे तो फिर नीचे तो क्या खा जाएंगे, खा के देख लेना हो जाएगा बेटा। इस बात को याद रखने के लिए फंगस करना होता नहीं है, समझ में आया। चलिए अब ये हो गया आपका। तो दो कंपोनेंट आपको पहले समझाया मैंने, फिजिकल कंपोनेंट और लिविंग कंपोनेंट। अब कौन सा कंपोनेंट है, एनर्जी। चलिए एनर्जी कंपोनेंट, इसको अच्छे से समझिए। एनर्जी कंपोनेंट को भी हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ कुछ खास बातें लिखवाऊंगा, उसको आप लोग प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, तब इजी समझ में आएगा, दिक्कत नहीं होगी। पहले बताइए एनर्जी कंपोनेंट में हम किसकी बात करेंगे, सनलाइट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सनलाइट की बात करेंगे। लिखेंगे द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी on earth is sun, the ultimate source of energy on earth is sun, on earth is sun। यानी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी का ऊपर वो कौन है, वो सन। क्लियर है, ठीक है। लिखेंगे ओके, इन दिस एनर्जी solar light, in this energy solar light comma solar radiation, in this energy solar light comma
solar radiation, comma electromagnetic radiation, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन is are considered okay, commonly called solar energy also, commonly called solar energy, solar also, commonly called solar energy also, आप इसको कंबाइंडली सोलर एनर्जी भी बोल देते हैं। क्लियर हो चुका है? ठीक है। अब सुनिए सभी लोग, जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, ज्योग्राफी वाला टीचर जब आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, मुझे क्या पता कौन पढ़ा रहा था, ठीक है, तो ज्योग्राफी वाले टीचर ने सूरज के बारे में भी कुछ ना कुछ तो बताया होगा, सोलर रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोटोन वेव, इंसोलेशन, वो सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपके पास है, यहाँ उतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप लोग अगर आपको ये पता होगा तो प्लीज आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज ग्लोबल रेडिएशन, व्हाट इज ग्लोबल रेडिएशन, ग्लोबल रेडिएशन क्या होता है? एनीबॉडी, व्हाट इज ग्लोबल रेडिएशन? आप में से कोई जानते हैं व्हाट इज ग्लोबल रेडिएशन? कोई भी जानते हैं ग्लोबल रेडिएशन? देखिए, सबसे पहले इमेजिन कीजिए अर्थ है, क्या इमेजिन करेंगे? अर्थ, ठीक है। फिर इमेजिन कीजिए, ऐसा सोचिए अर्थ है, ठीक। फिर इमेजिन कीजिए ऊपर सन है, सन की रेस किस पे आ रही है? अर्थ, ठीक है। तो जितना सरफेस सन के सामने होगा उतने सरफेस पर क्या आएगी? एनर्जी आएगी। तो इमेजिन करते हैं जैसे मान लीजिए यही सन है और इस बेंच पे पूरी एनर्जी आ रही है, तो पूरे पर जब एनर्जी आ रही है क्योंकि सूरज के सामने है, तो क्या इसको ग्रॉस एनर्जी को ग्रॉस समझते हैं? इकोनॉमी में सबको क्या बोला जाता है? ग्रॉस। तो ग्रॉस एनर्जी जो इस सरफेस पे पड़ रही है, यानी सन की ग्रॉस एनर्जी किस पे? सरफेस पर, उसी को क्या बोलते हैं? ग्लोबल रेडिएशन। क्या बोलते हैं? ग्लोबल रेडिएशन। लिखेंगे when sun rays comes on earth surface, when sun rays comes on earth surface, when sun rays comes on earth surface horizontally मतलब ऐसे, ठीक है, on earth surface horizontally, then the gross solar radiation on surface, then the gross solar radiation on surface is called global radiation, is called global radiation, उसी को क्या बोलिएगा? ग्लोबल रेडिएशन है। क्लियर हो चुका? ठीक है। लिखेंगे इन एनर्जी कंपोनेंट लाइट एंड हीट आर कंसीडर्ड, इन एनर्जी कंपोनेंट लाइट एंड हीट आर कंसीडर्ड, in energy component light and heat are considered, light and heat are considered, light and heat are considered। तो याद रखिएगा कि एनर्जी कंपोनेंट में जब भी बात करेंगे तो हम दो चीज की बात करेंगे, एक लाइट की बात करेंगे और दूसरा हीट की बात करेंगे। तो लाइट का मतलब तो बच्चे ये जो लाइट आ रही है इसकी बात करेंगे, हीट क्या होता है? उसमें जो टेम्परेचर है उसी की बात करेंगे। तो आप हीट बोलिए या टेम्परेचर बोलिए, दोनों एक ही चीज है। तो प्लीज इस बात को याद रखिएगा कि एनर्जी कंपोनेंट में हम दो बातें करेंगे, ठीक है, या तो आप लाइट की बात करेंगे या किसकी बात करेंगे? हीट की बात करेंगे, और कोई बात नहीं करेंगे। हीट समझ रहे हैं? काला हीट, लाल हीट, यहाँ तक क्लियर है? लाइट लेकर कैसे देखते मैं क्लियर कर दिया है, आप लोगों ने समझा काला हीट, लाल हीट, नो इंडिकेट, गुड।
आगे बात समझ में? तो अब चलिए सभी लोग आपने क्या लाइट लिख लिया? लिखेंगे द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट इज सन, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट इज सन directly or indirectly, directly or indirectly. The ultimate source of light is sun, directly or indirectly, directly or indirectly. Okay, which is considered as visible light and short wave, which is considered as visible light and short wave, visible light and short wave. Okay, फिर लिखिए इनविजिबल लाइट, इनविजिबल लाइट, विजिबल लाइट और शॉर्ट वेव। विजिबल लाइट समझते हैं जिसमें हम लोग देख रहे हैं, और शॉर्ट वेव में नहीं देख रहे। कहने का मतलब है रिमोट से टीवी ऑन करते हैं तो क्या दिख रहा है आपसे लाइट? लिखिए इनविजिबल लाइट, इनविजिबल लाइट, invisible light, invisible light, the wavelength is, invisible light, the wavelength is, invisible light, the wavelength is 400 to 700 nanometer, 400 to 700 nanometer, 400 to 700 नैनोमीटर। इसका मतलब हो गया कि विजिबल लाइट कितना वेवलेंथ पर है? 400 से 700 नैनोमीटर। इसको भूलिएगा, नैनो समझ रहे हैं आप लोग? टाटा नैनो नहीं, नैनो 9 होता है, ठीक है ना? मैंने पहले आप लोगों को क्लियर कर दिया कि आप कोई गलत समझ में नहीं आएगा। तो जो नैनो मतलब समझिए नैनोमीटर, तो कितनी फ्रीक्वेंसी है? 400 से 700। फिर लिखिएगा this is also called photosynthesis active radiation, this is also called photosynthesis active radiation, also called photosynthesis active radiation, photosynthesis active radiation। अब सभी लोग ध्यान से सुनिए, अगर आपसे पूछेगा कितने तरह के लाइट, तो 2 तरह के लाइट। पहले आपने क्या बोला? विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट का वेवलेंथ पूछेगा तो बोलिएगा 400 से 700 नैनोमीटर। और इसी को ये भी कहा गया है आपको क्या? फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। तो फोटोसिंथेसिस किस रेडिएशन पे हो रहा है? 400 से 700 पे हो रहा है, और यही है विजिबल लाइट। आ गया समझ में? क्लियर है? अच्छा, अगर 700 नैनोमीटर से ऊपर हो जाए तो फिर हम उसी को इंफ्रारेड बोलते हैं, जो बहुत तेज हो जाता है। इज इट क्लियर? लिखिएगा इफ मोर देन 700 नैनोमीटर, इफ मोर देन 700 नैनोमीटर, इफ मोर देन 700 नैनोमीटर, if more than 700 nanometer, it is considered as infrared wave, it is considered as infrared wave, it is considered as infrared wave। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 740 740 नैनोमीटर प्लस, ये एक्यूरेट भी हो गया। ब्रैकेट में लिखिएगा 740 नैनोमीटर प्लस, 740 नैनोमीटर प्लस। आगे बात समझ में? यानी कि 700 से ऊपर होना चाहिए, और हो सकता है कि कितने से ऊपर हो जाए? 740। तो अगर 740 नैनोमीटर से प्लस में है तो आप इसी को क्या बोलिएगा? आप इसको बोलिएगा इंफ्रारेड। क्या बोलिएगा बच्चे? इंफ्रारेड रेडिएशन बोलिएगा, ठीक है? अच्छा, फिर लिखिएगा इन शॉर्ट वेव, इन शॉर्ट वेव, इन शॉर्ट वेव इट इज लेस देन 400 nanometer, in short wave it is less than 400 nanometer, in short wave it is less than 400 nanometer। अगर 400 nanometer से कम है तो वो क्या है बच्चे? शॉर्ट वेव है। फिर लिखिएगा in short wave, in short wave it is क्या in short wave 400
ठीक है, शॉर्ट वेव। फिर लिखिएगा, आप अभी क्या लिखा आपने? इन शॉर्ट वेव मैंने बोला था। अब लिखिए इन शॉर्ट वेव कॉस्मिक वेव, इन शॉर्ट वेव कॉस्मिक वेव, इन शॉर्ट वेव कॉस्मिक वेव, कॉमा एक्स-रेज, एक्स-रेज, कॉमा यूवी रेज कंसीडर, यूवी रेज नहीं समझे, अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज कंसीडर, ठीक है, मिल गया, वही मैं बता रहा था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 400 नैनोमीटर से नीचे आ जाएंगे, उसी में आपके कॉस्मिक वेव भी आते हैं, एक्स वेव भी आते हैं, और उसी में क्या आ जाते हैं आपके ये क्या बोला मैंने, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। अच्छा, फिर लिखिएगा आप लोग एक पॉइंट बनाकर के लिखिएगा कि देयर आर 3 टाइप ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, देयर आर 3 टाइप ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, देयर आर 3 टाइप ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। तो ये तीनों जान लीजिए, डैश दीजिए पहले, पहला पॉइंट बनाइए, मतलब पहला 3 टाइप बता रहे हैं। पहला टाइप लिखिए यूवी डैश सी, यूवी डैश सी, तो अल्ट्रावायलेट रेज किस कैटेगरी में? सी कैटेगरी। फिर उसके आगे डैश दे दीजिए, सी के आगे डैश दीजिए, यूवी डैश सी, फिर उसके आगे डैश देकर लिखिए 100 से 280 mm, 100 to 280 mm, 100 से 280 mm, यानी अल्ट्रावायलेट की जो सी कैटेगरी है उसका वेवलेंथ कितना है? 100 से 280 nm। फिर उसके आगे डैश देके लिखिए फटल, FATAL, फटल समझते हैं आप लोग? नहीं, गुड। फिर ऑब्लिक देकर लिखिए लिथल, अभी भी नहीं समझेंगे? नहीं, मैं समझाया था, लिथल, LETHAL, लिथल, फटल नहीं समझे? घातक, अब समझ में आया? घातक, अब तो समझ में आया घातक। ये तो ये काम की बात है, पहले लोग बोलते हैं डॉक्टर अपने गलत इंस्पेक्टर, नाम तो समझ में आ गया? तो फिल्म का डायलॉग था, बोला था, चलिए, एक मिनट का बात रखना, फिर अचानक क्या आता है, अभी तबीयत ठीक नहीं, चलो लिखो, ओके। अरे आते रहता है, बकवास मेरे दूसरा काम पढ़ाऊंगा, चलो यहाँ से एकदम क्लियर हो गया। तो खतरनाक कौन होगा? सी। फिर दूसरा वर्ड लिखिए यूवी डैश बी, यूवी डैश बी, यूवी डैश बी, सी के पहले क्या आएगा? यूवी डैश, फिर उसके आगे बी, बी फॉर बॉम्बे, बी क्या आगे बी डैश दीजिए, लिखिए 280 to 320 mm, 280 to 320 mm, 280 to 320 mm। फिर उसके आगे डैश देके लिखिए हार्मफुल, हार्मफुल, ठीक है। तीसरा लिखिए यूवी डैश ए, यूवी डैश ए, 320 to 400 mm, 320 to 400 mm, ठीक है। इसमें लिख लीजिए वेरी लेस हार्मफुल, ये ज्यादा हार्मफुल नहीं है, वेरी लेस हार्मफुल, वेरी लेस हार्मफुल, वेरी लेस हार्मफुल। अब बताइए सबसे डेंजरस कौन है हमारे लिए? यूवीसी, ये बहुत टेम्परेचर जनरेट करता है, इसलिए अल्ट्रावायलेट में भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, और ये कितना खतरनाक है यूवीसी, समझ में आ रहा है? जिसका वेवलेंथ देख सकते हैं 100 से 280 mm। इसको क्या रखिएगा? अच्छा, अब लाइट तो हमने लाइट को सीख लिया, अच्छा, अब लाइट का इफेक्ट हमें वेजिटेशन पे सीखना है। याद रखिएगा कि लाइट जो है वो वेजिटेशन को स्टिमुलेट करता है, क्या करता है? स्टिमुलेट, स्टिमुलेट समझते हैं आप लोग? क्या होता है स्टिमुलेट? पहले बताइए। फिजिक्स में एक वर्ड होता है कैटलिस्ट, क्या होता है? कैटलिस्ट, जी
जी, उसी को बोलते हैं स्टिमुलेट करना। इट इज क्लियर। तो लाइट जो है पौधों के लिए एक स्टिमुलेशन का काम करती है। लिखिएगा लाइट क्या क्या पूछे वो तो खत्म हो गया, पॉइंट बना के लिखते आ गए। तो यूबीसी तो पहले ही बता दें ना, सी के बाद तो बी भी पता होगा, बी के बाद ए भी पता होगा। चल पॉइंट बना लिखेंगे light is a stimulator for vegetation. Stimulator for vegetation. Stimulator for vegetation. Vegetation. Stimulator for vegetation. Okay. Because light makes effect on the function of plants, like growth, photosynthesis, reproduction, flowering, flowering, leaves, etc. leaf पत्ते, etc. ओके, लिखेंगे फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। फ्रूटिंग मतलब फल का आना, फ्लावरिंग मतलब फूल का आना। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग are controlled by the period of light. By the period of light. हाँ, लाइट मैंने क्या बोल दिया था? नहीं, लाइट, पीरियड ऑफ लाइट। देखिए लाइट के पीरियड से भी नए पत्ते और पौधे खिलते हैं। आपको मैंने बताया था कि रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं दिन में बहुत ही ज्यादा सन की रेज रहती है। तो जब दिन में बहुत ज्यादा सन की रेज रहती है तो क्या होता है कि दिन में तो फूल खिलेंगे नहीं, लेकिन जब रात का वक्त होता है टेम्परेचर लो हो जाता है तो देखिए नए पत्ते और फूल खिल जाते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। दूसरी बात है, आप लोगों को माइग्रेशन समझ में आता है? क्या होता है माइग्रेशन? एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाना, उसी को माइग्रेशन कहते हैं। तो कौन जाएगा जो चल सकता है? जैसे कि मैं भी तो चल ही रहा हूँ, माइग्रेशन हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, चलो तुम ही बताओ पीछे क्या पेड़ पौधे में माइग्रेशन करते हैं? वो बोल रहे हैं नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं हाँ पेड़ पौधे भी माइग्रेशन करते हैं, बीज जाकर गिर जाता है। क्या पेड़ पौधे माइग्रेशन करते हैं? देखिए बीज जाके गिरना एक शौक है। जैसे वो मधुमक्खी लोग होता है, वो मच्छर मक्खी कीड़े जो उड़ते हैं, यही तो बहुत ज्यादा ये पेड़ पौधा वही तो फैलाता है, और कौन फैला रहा है यहाँ पर? लेकिन मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या माइग्रेशन करते हैं पेड़ पौधे? नहीं करते हैं, उसके लिए लाइट चाहिए। सभी लोग अभी बोलिए जिस दिशा में लाइट बोलिए, चलो लिख लो। लिखेंगे the migration of vegetation also affected by
the light also affected by the light, also affected by the also affected by the light. चलिए समझिए माइग्रेशन कैसे होता है, समझिए। देखिए बच्चे, सबसे पहले आपने कहा कि बीजों को ले जाकर फैला देना, ठीक है। चलिए पहले आपके कॉन्सेप्ट है, फिर महापुरुष तुम्हारी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई जगह है, ये क्या है, ये कोई जगह। मान लीजिए यहाँ पर ये पेड़ खिला हुआ है, हो गया, इसमें पत्ते लगे और फल भी पड़े हुए हैं, ये सब फल लगे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कोई बंदर बैठा हो कहीं। चलिए अब यहाँ से कोई चिड़िया उड़ी, ओके, और इसने इसके पत्ते बीज यहाँ गिरा दिए, फल लग गया, पेड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये फल लग गया यानी पेड़ चले गए यहाँ, क्या ये पेड़ यहाँ मर गया या ये है तो कहाँ माइग्रेशन हो, कहाँ माइग्रेशन हो, पेड़ तो नहीं है ना, उल्टा उस पेड़ की तो संख्या बढ़ गई। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने बोला मैं उसको लॉजिक से लेकर आ रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या कीजिएगा, तो समझिए पेड़ वहीं पे थे, पेड़ क्या थे वहीं पे, ठीक है। तो क्या हुआ कि वहां जाकर उसके वो बीज गिरे, तो बीज गिरने से क्या हुआ, पेड़ तो और पेड़ हो गए, पेड़ तो वही। माइग्रेशन कहाँ हुआ, माइग्रेशन होता है अपनी जगह से चले जाना, आज यहाँ पर पाए जा रहे हैं, कल वहां पर पाए जा रहे हैं, तब तो माइग्रेशन हुआ। अब यहाँ पर नहीं मिलते, ठीक। जैसे उन्होंने कहा कि सन की रेस, ठीक है, पहाड़ के इस ढाल पे सन की रेस आ रही है, इस ढाल पे सन की रेस नहीं आ रही है, तो यहाँ पर पेड़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं आ रही, इसका मतलब हमेशा नहीं आएगी। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर हो गया उसको लाकर इधर शिफ्ट हो गया, किसी ने देखा नहीं। मैं ये ऐसा थोड़ी कि यहाँ पीला वाला भाग के इधर आ गया, फिर देखा नहीं, हम सब तो दरवाजा खोल के खड़े थे, नहीं तो देख लेंगे वहाँ के, इसका मतलब ये माइग्रेशन नहीं है। चलिए पहले समझिए माइग्रेशन क्या होता है। देखिए समझिए सभी लोग, अर्थ बना दिया, ये बना दिया हमने इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड, और ये मान लीजिए 20 डिग्री लैटिट्यूड है, ये क्या है 20 डिग्री लैटिट्यूड है। आप सभी जानते हैं कि इक्वेटर पे जाहिर है कि टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो मान लीजिए कि इक्वेटर पे टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए हम 20 डिग्री पर आते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा, क्योंकि लैटिट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। आराम से समझिए, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, उसके बाद कभी इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पर कोई पेड़ खिला, तो ये पेड़ किस टेम्परेचर पर खिला है 25 पे, तो इन पेड़ का नाम मैं रख देता हूँ 1, क्या नाम रख दिया 1। तो क्या 20 डिग्री वाला पेड़ नहीं खिलेगा यहाँ पर भी, तो ये पेड़ किस टेम्परेचर पे खिला 20 डिग्री पर, तो इसका नाम रख देते हैं 2। यानी 1 नाम का जो पेड़ है उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए 20, और 2 नाम का पेड़ जो है टेम्परेचर उसको कितना चाहिए 20। तभी तो अपनी अपनी जगह पर है, ऐसे ही तो नेचर का ही होता है, ठीक है। लेकिन आजकल आप लोग जान रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का मौसम चल रहा है, तो जब ग्लोबल वार्मिंग का मौसम चलेगा, या मान लीजिए कि इसी एरिया की बात कीजिए, यहाँ पर पूरा पेड़ अच्छे से काट कर प्लॉट बनाकर घर बनाकर पोल्यूशन और बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री लगा देंगे, तो क्या यहाँ का वार्मिंग नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो मान लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा, तो ये जो 25 डिग्री का टेम्परेचर है वो किस में बदल गया 30 पे बदल गया, और ये जो 20 का टेम्परेचर है वो कितने में बदल गया 25, कितने में बदल गया 25। अब क्या कीजिए, ये पेड़ कितने डिग्री का था 25, लेकिन अब यहाँ 25 क्या बन गया 30, तो 30 बन गया, तो ये तो पेड़ 25 का था, ये 30 का तो है नहीं। इसका मतलब अब यहाँ 30 के लायक नया पेड़ जन्म ले लेगा, ठीक है, और ये पेड़ यहाँ से क्या होगा खत्म, क्योंकि ये 25 का था 30 का नहीं है। तो ये पेड़ देखेगा कि अब 25 कहाँ है यहाँ, तो इसका मतलब है ये पेड़ कहाँ आ जाएगा
यहाँ, और जो 2 पेड़ था उसको तो 20 चाहिए, अब वो 25 हो गया, यानी यहाँ से 2 पेड़ क्या हो गया, खत्म हो गया। और यहाँ पर किस पेड़ का कब्जा हो गया, 1 का, तो 1 का पेड़ यहाँ था और ये से कहाँ चला गया, यहाँ। इसका मतलब यहाँ से 1 पेड़ हमेशा के लिए खत्म हो गया और पेड़ अब कहाँ हो गया, यहाँ। क्या ये माइग्रेशन नहीं है? दिस इज द माइग्रेशन। समझ में आया? गुड। This is the migration. इसलिए कह रहा हूँ जिससे दोनों वैसे चलते रहिएगा, अपने आप आपको समझ में आएगा। तो याद रखिएगा कि हीट और लाइट ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को वहां से क्या कर सकती है, माइग्रेट कर सकती है, और इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। मान लीजिए आज हमने इस जगह को काट दिया, यहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन होगा अब उसको अपने अकॉर्डिंग तो क्लाइमेट नहीं मिलेगा। यहाँ देखिएगा नया पेड़ जन्म मिलेगा जो ज्यादा हीट का होगा, अब ये बेचारा उस जगह पे जाएगा जहाँ पर कम हीट होगा। तो ऐसा है, कैसे नहीं हो सकता? कभी सोचिए यहाँ कोई पेड़ होता होगा, पेड़ नहीं हो रहा, घास हो रहा है, और वो पेड़ अब दूर हो रहा है, इसका मतलब इस जगह से वो क्या हो गया, हमेशा के लिए माइग्रेट किया। दिस इज द माइग्रेशन, दिस इज द माइग्रेशन। तो आप याद रखिएगा कि सन की रेस बहुत बड़ी बात है, थोड़ा भी वेरिएशन होगा तुरंत ये आपका नेचर ही बदल जाएगा, एकदम नेचर बदल जाएगा हर एक चीज, ये बहुत बड़ा खूबी है। तो आप सोच समझ के बात हमेशा याद रखिएगा कि माइग्रेशन सिर्फ हमारे आप ऐसे लोग नहीं करते कि मुंह उठाए कहीं भी चल दिए। गुड। माइग्रेशन जो है ये पेड़ पौधे भी करते हैं, समझ में आया? होता है। ओके, यहाँ पर तो सबको समझ में आया। तो आपने देखा कि किस तरीके से हीट का इफेक्ट पड़ता है, उसी तरह टेम्परेचर का भी क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। लिखेंगे ओके। अच्छा, इस चीज को तो अब टेम्परेचर लिख के डैश दे दीजिए, टेम्परेचर लिखकर डैश दे दीजिए, टेम्परेचर लिखकर डैश दे दीजिए। क्लियर है? अब आपको टेम्परेचर को भी समझना है कि टेम्परेचर का भी कैसे हम पर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। स्पष्ट है? लेकिन एक सुनिए, अभी जो आपने टेम्परेचर लिखा है तो अभी उसको रहने दीजिए, थोड़ा इसको और एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है? अभी टेम्परेचर रहने दीजिए, उसको कोई जगह कट कर दीजिए, ठीक है? अभी लाइट का इफेक्ट एक लेक पर लेकर जाते हैं, किस पर, लेक पर। अभी मैंने क्लास में इस चीज को बोला था, थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इस वजह से मैं अचानक भूल गया था, यू नो, अंडरस्टैंड? गुड। क्या कुछ नहीं लिखो, लिखेंगे there is also effect of light in a lake. There is also effect of light in a lake. There is also effect of light in a lake. In a lake. Okay? लिखेंगे as we know, जैसा हम जानते हैं, as we know, light and oxygen are limiting factor in any water body. Light and oxygen are limiting factor in any water body. तो लाइट क्या बच्चे, लिमिटिंग फैक्टर है किसी भी वाटर बॉडी। ओके, टुवर्ड्स द डेप्थ, गहराई की तरफ, towards the depth. Okay, light also determine the presence of producer and consumer in any lake or water body, lake or water body. ओके, अच्छा, अब एक ग्राफ बनाते हैं, इस ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिएगा। जिसके लिए देखिए, ये मैंने बना दिया समुद्र या कोई भी वाटर बॉडी, और ये है सन की रेज। क्या है बच्चे, सन की रेज। तो सन की रेज किस पे पड़ रही है, वाटर बॉडी पर। तो वाटर बॉडी पे रेज पड़ रही है तो पूरी गहराई तक तो ये आएगी
नहीं तो ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो मैं इसको दो लेयर में ऐसे बांट देता हूँ, ठीक है, ऊपर और नीचे। तो जो ऊपर है वो लोग हैं फाइटोप्लैंक्टन। क्या है? फाइटोप्लैंक्टन। क्या बोलेंगे? फाइटोप्लैंक्टन। और जो नीचे हैं हम उन्हीं को बोलेंगे बेंथस। क्या बोलेंगे? बेंथस। इसका मतलब है बेंथस जो है वो लाइट में नहीं है, नीचे है। तो बेंथस में लाइट भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। लेकिन फाइटोप्लैंक्टन में हम देखेंगे तो यहाँ लाइट भी है और ऑक्सीजन भी है। जल्दी से इस फोटो को बनाइए। तो तब मैं आपको कुछ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से सीख लीजिएगा, फिर कुछ सीखने लायक नहीं बचेंगे। गुड। ओके, आप इसको भी समझ सकते हैं, फोटो एक समझते हैं, सन की रेस फोटो हो गया, और डार्क उसमें गहराई में अंधेरा। अब थोड़ी वहां मछली लाइट में दिखता है। लेकिन there are three part of a lake. There are three part of a lake. There are three part of a lake on the basis of penetration. On the basis of penetration. Penetration समझते हैं ना? भेदना, अंदर तक जाना। On the basis of penetration. 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 On the basis of penetration. ठीक है, पहला लिखिएगा। अब ये इम्पोर्टेंट का नाम लगा लीजिए, इसमें पॉइंट में इम्पोर्टेंट का नाम लगा लीजिए। लिखिए, पहला लिखिएगा लिटोरल जोन। कैसे लिखिए? लिटोरल जोन, LITTORAL, LITTORAL, लिटोरल जोन, ZONE, लिटोरल जोन लिख के डैश दीजिए। लिखेंगे दिस इज द shallow part. This is the shallow part. Shallow, SHALLOW. This is the shallow part. Shallow समझते हैं, कम गहरा। इसका मतलब है किनारे। ब्रैकेट में लिख लीजिए HEDGE, एज मतलब किनारा। तो ये आपके दिमाग में रहेगा कि किनारे भी ये हो सकता है shallow part। ठीक, क्या यहाँ पर प्लांट होगा? एकदम होगा, किनारे तो होता ही है, लेकिन कौन सा? रूट वाले। देखिए, roots plant are found roots plant are found जड़ वाले पेड़ मिलेंगे। फिर लिखिए light can penetrate this, light can penetrate this, light can penetrate this, light can penetrate this, light can penetrate this। यानी लाइट इसको क्या कर सकता है? पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक, दूसरा लिखिएगा लिटोरल जोन का, दूसरा लिखिएगा लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन, हाँ जी, LIMNETIC, लिम्नेटिक जोन। ठीक है, अब लिम्नेटिक जोन कहाँ है? जस्ट आफ्टर लिटोरल जोन। ठीक है, लिखिएगा it is found just after littoral zone, it is found just after littoral zone, it is found just after littoral zone। Light can penetrate 20 meter to 40 meter, light can penetrate 20 meter to 40 meter, light can penetrate 20 meter to 40 meter। Phytoplanktons are found here. Phytoplanktons are found here.
Phytoplanktons are found here. Phytoplanktons are found here. खूब मिलन, ठीक है। तीसरा लिखिएगा, लिग्नेटिक वाला आपको बताया लिटोरल जोन, लिग्नेटिक जोन। तीसरा लिखिएगा एबाइजल जोन, ABYSSAL, एबाइजल जोन, ABYSSAL, एबाइजल जोन लिखिएगा। It is the deep dark part of water body. It is the deep dark part of water body. It is the deep dark part of water body. It is the deep dark part of water body. Light is absent here. Light is absent here. Light is absent here. Light is absent here. Okay, light is absent here. Benthus creature found here. Benthus creature found here. Benthus creature found here. Benthus creature found here. Like a snail, like a snail, like a snail, slug, 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 microorganism, etc. Microorganism, etc. Microorganism, etc. Microorganism, etc. Microorganism, etc. बना लीजिएगा फोटो समझ रहे हैं? पहले देख लीजिए, ये क्या है? लिटोरल जोन है ऊपर, ठीक है, कम गहरा। ठीक, इसके बाद क्या मिलेगा आपको? लिग्नेटिक जोन। लाइट कहां तक जा सकती है? 20 से 40 मीटर। नीचे क्या मिलेगा? एबाइजल जोन, यानी यहां से भी मिल सकता है जहां सन की रेज नहीं पहुंचे। तो ये नीचे का जितना गहरा अंधेरा वाला पार्ट है, आपने इसी को क्या बोला है? एबाइजल जोन। जब इसको बना लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आया तो आपको दिक्कत नहीं होगा, तुरंत इसको समझ जाएंगे कि जोन्स क्या होते हैं। लिटोरल जोन, लिग्नेटिक जोन, एबाइजल जोन, और सब किसके बेस पर है? लाइट के फ्रेगमेंटेशन पे, ठीक है। तो ऊपर आपको पूरा फाइटोप्लैंक्टन मिल रहा है, नीचे के क्रिएचर्स को बेंथस कह दिया गया, और बेंथस आपको देखिए आराम से एबाइजल जोन में मिल रहा है, ठीक है। आपके लिग्नेटिक जोन में फाइटोप्लैंक्टन मिल रहा है, और लिटोरल जोन में वो जड़ वाले पेड़ पौधे, वो नहीं देखते हैं झील के किनारे खूब पेड़ वाले जड़ भी तो होता है ना, आप उसको भी खींच के साफ कर सकते हैं, तो किसी भी झील में मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने लाइट को जो कवर कर लिया, अब वो टेम्परेचर वाला हीट या टेम्परेचर लिख के अभ्यास दे दीजिएगा, इसलिए जरूरी था तो इसको सिखा दिया हीट और टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर, ठीक है। हीट और टेम्परेचर में नोट में लाइन लिखिएगा, मैं वहां भूल गया, कोई अभी याद आ गया, ये नोट में लिखिएगा। Troposphere and stratosphere, troposphere and stratosphere, troposphere and stratosphere make effect on environment. Troposphere and stratosphere make effect on environment. Make effect on environment. Troposphere and stratosphere make effect on environment. I was wondering, ठीक लिखेंगे, temperature is the measurement of, temperature is the measurement of, temperature is the measurement of heating and cooling in any body. Temperature is the measurement of heating and cooling of any body.
टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एनी बॉडी इन आइस सरफेस albedo is maximum in ice surface like polar area albedo is maximum ice surface like polar area albedo is maximum albedo आपने पहले सुना है albedo किस चिड़िया का नाम है? पहले सुना है albedo का? अच्छा आप क्लास में तो काफी दोनों एब्सेंट भी रहे गुड अचीवमेंट। तो जब आप अचीवमेंट कर रहे थे तो आप एब्सेंट हैं देखा ना ये तो पढ़ लेगा तब कई बार नहीं थे क्लास में तो नहीं जानते और जो क्लास में जो दिखना है कोई ध्यान रखिएगा। एल्बिडो क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब है चमक। अगर कोई चीज आपके सामने चमक रही है इसका मतलब उसका रिफ्लेक्शन क्या है? ज्यादा है। एल्बिडो क्या है? ज्यादा है। जैसे मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड को देखिए बच्चे ध्यान से, ये व्हाइट बोर्ड क्यों चमक रहा है? ये इसलिए चमक रहा है कि इस पे जितने भी रेस पड़ रहे हैं वो सब रिफ्लेक्ट कर रहा है। जितने भी रेस पड़ रहे हैं वो क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी रिफ्लेक्शन को एल्बिडो कहते हैं। तो बल्ब किस रंग का होता है? सफेद। ये तो कंफर्म है, ठीक। बल्ब इसलिए सफेद होता है क्योंकि वो सभी रंगों को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। क्या कर देता है? वो रिफ्लेक्ट करता है। तो कोई भी बॉडी, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी बॉडी अगर सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर दे, यहाँ रंग का मतलब होता है सूरज की रोशनी, समझ में आया? अगर कोई भी बॉडी सूरज की जितनी भी रोशनी उस पर पड़ रही है अगर वो उसको रिफ्लेक्ट कर दे तो बॉडी का रंग व्हाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? व्हाइट। अगर ये पेज सफेद दिख रहा है या कोई भी चीज क्लासरूम में अगर वो व्हाइट रंग की नजर आ रही है, जैसे शर्ट भी आपको व्हाइट यहाँ नजर आ रही है, इसका मतलब ये सभी रंगों को क्या करना है? रिफ्लेक्ट को एल्बिडो कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, कि पोलर एरिया में सन की रेस बहुत टिल्ट हो जाती है, टेम्परेचर बिल्कुल नीचे चला जाता है, जमीन पे क्या जम जाता है? क्या? जमीन पे क्या जम जाता? बर्फ। तो बर्फ का रंग क्या होता है आजकल? सफेद। तो क्या मैं कहूँ कि जितनी भी सन की रेस पड़ी उस बर्फ में सबको क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जब रिफ्लेक्ट कर दिया तो क्या वो हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा? तो क्या बर्फ कभी पिघलेगा? अब पता चला कि आइस वेट की बर्फ पिघलती ऐसे भी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो सभी रंगों को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए हीट को भी कभी एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए हमेशा बर्फ क्या होता है? जमा हो जाता है। समझ में आया? इसका मतलब है कि जब ये जो मैं आपको हीट पढ़ा रहा हूँ तो जब ये हीट आइस वेट पर पड़ती है तो उसका एल्बिडो क्या है? मैक्सिमम है, इसलिए हीट का कंजम्पशन क्या हो गया? मिनिमम है। लिखिएगा वैल्यू। आया समझ पड़ेगा? देखिए मैं फिर से सभी को कह रहा हूँ, नहीं समझ में आया प्लीज मेरे से पूछिए, ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं नहीं बताऊंगा, ये मेरा ऐसा नहीं कि ड्यूटी है आपको बताना, इसलिए एकदम पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। आ गया समझ में? लिखा आपने? लिखा एल्बिडो इज मिनिमम। तो एल्बिडो इज, मैंने बोला था एल्बिडो इज मैक्सिमम, आपने क्या लिखा है? अच्छा मैक्सिमम है, मुझे मिनिमम दिख रहा था, होता है। गुड। इस बार बस सभी क्या रखिएगा कि एल्बिडो क्या हो गया? मैक्सिमम। तो हीट का कंजम्पशन क्या हो गया? मिनिमम। लिखिए सो द कंजम्पशन ऑफ हीट इज मिनिमम। सो द कंजम्पशन ऑफ हीट इज मिनिमम। सो द कंजम्पशन ऑफ हीट इज मिनिमम। तो हीट का कंजम्पशन क्या हो गया बच्चे? मिनिमम हो गया। आपको पूरी बात समझ में आ गई कि हीट का कंजम्पशन क्या है? यहाँ पर है मिनिमम। इट इज क्लियर। लेकिन तुरंत अब चलते हैं किसी रेगिस्तानी एरिया में जहाँ ऊंट चल रहा हो, चलेगा? ठीक। मान लीजिए ये कोई डेजर्ट है, ठीक है, रेगिस्तान एरिया ऊंट चल रहा है, तो क्या सन की रेस उस पर पड़ेगी? अब डेजर्ट क्या करता है? सन की रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है,
इसका मतलब है इनका एल्बिडो कम हो गया, और एल्बिडो कम हो गया इसका मतलब हो गया कि हीट का कंजम्पशन ज्यादा हो गया, इसलिए रेगिस्तान क्या रहता है, गर्म रहता है। लिखिएगा, बट इन डेजर्ट एरिया एल्बिडो इज वेरी लेस, बट इन डेजर्ट एरिया albedo is very less, but in desert area albedo is very less, so the heat consumption is high, so the heat consumption is high, so the heat consumption is high, so the heat consumption is high. That's why temperature increases here. That's why temperature increases here. That's why temperature increases here. इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गया? It means desert absorbs the high temperature of sun. It means the desert absorbs high temperature of sun. It means the desert absorbs high temperature of sun. High temperature of sun. Okay. Which can make effect the flora and fauna there. Which can make effect on flora and fauna there. Flora and fauna there. Like this, different thermal zones, have different thermal zones have different flora and fauna. Different flora and fauna. Okay, so temperature is also a stimulator. Temperature is also main stimulator for the growth of plant. इसीलिए हीट क्या है, मेन स्टिमुलेटर है प्लांट के क्या करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। जैसे गर्मी के दिनों में चने को हम पानी में भिगो के रखते हैं और कपड़े में सुबह बांध करके टांग देते हैं, कपड़े को खुद को नहीं, तो अगले दिन जब हम उसमें देखते हैं क्या, तो उसमें क्या निकल जाता है, वो बर्ड्स। तो इसका मतलब वही तो लाइफ है, वही पौधे का क्या है बच्चे, जन्म। लेकिन अगर ये विंटर सीजन रहेगा तो देखिए उतनी जल्दी नहीं होता। इसका मतलब लाइफ को स्टिमुलेट कौन करता है, टेम्परेचर। ठीक, अच्छा एक और चीज मैंने बताया था आपको कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, क्लियर है, जैसे जैसे हम किधर जाते हैं, अच्छा टाइम हो गया है क्या, बस एक मिनट इसको कर देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्या होता है, हाइट की ओर जाते हैं, टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, हाइट बढ़ जाता है तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि नीचे का वेजिटेशन और हाइट के वेजिटेशन में अपने आप क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, क्लियर है। और ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है, नॉर्मल टेम्परेचर, लैब सेट, ये सब तो ज्योग्राफी में सिखा ही दिया, तो दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।